हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQIS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस एंड टेक के अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। एक चैप्टर कवर कर लिया है हमने जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको प्रजनन तंत्र कहा जाता है। तो इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, सारे टॉपिक्स इससे हो गए। आज हम एक क्विक रिवीजन भी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे डिस्कस करेंगे जिससे आपकी सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएं और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या उनके आंसर्स हो सकते हैं, कैसे अप्रोच करना है, उन सारी चीजों को देखेंगे। तो कुछ MCQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ यूज किया है और उसके बेसिस पर इस पूरे चैप्टर को हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन। इसके अलावा कोई भी डाउट्स हैं, इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ जाइए। लेक्चर की PDF इस टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लीजिए। और मैं हर चैप्टर के बाद ये जरूर बोलता हूँ कि जो भी आपके क्वेश्चंस में निकाल कर देता हूँ आपको, या क्वेश्चंस की जो ये PYQ वाला जो सेशन होता है, इन क्वेश्चंस की PDF जरूर जो है प्रिंट आउट करके आपके नोट्स के पास रखिए, क्योंकि आपको एक हेल्प होगी कि भाई कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये टॉपिक आज पढ़ा है, आज समझने आ रहा है, लेकिन क्वेश्चंस कई बार हमें वापस से रीगेन करने में हेल्प करते हैं। तो देखते हैं जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उन पे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन था विच हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय ओवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन सा हार्मोन केवल गर्भावस्था के दौरान अंडाशय द्वारा निर्मित होता है। देखिए, फीमेल्स के द्वारा जो हार्मोन थे, मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 हार्मोन बताए थे आपको। 4 हार्मोन में पी कौन सा था, तो प्रोजेस्टेरॉन था। इसके अलावा एक था एस्ट्रोजन, इसके अलावा रिलैक्सिन, और चौथा था इनहिबिट। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, या फिर एस्ट्रोजन जो होता है, या रिलैक्सिन जो होता है, ये इनहिबिट, ये सारे क्या हैं, ये आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन हैं जो कहां से रिलीज होते हैं, ओवरी से। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, इनके सारे वर्क्स मैंने आपको बताए हुए हैं। जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में हेल्प करता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन है, रिलैक्सिन है, इनहिबिट है, इसी से FSH और LH जो मैंने आपको बताया था, ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि भाई ऐसा कौन सा हार्मोन, ये सारे ओवरी ही प्रोड्यूस करते हैं, ये सारे हार्मोन जो है अंडाशय के द्वारा ही निर्मित होते हैं। लेकिन प्रश्न में यहाँ क्या पूछ लिया गया कि भाई गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी हो चुकी है, प्रेगनेंसी होने के बाद मतलब फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे कुछ चीजें हो गई हैं, जैसे गेमिटोजेनेसिस हो चुका है, गेमीट बन चुके हैं, गेमीट बनने के बाद इंसेमिनेशन भी हो गया है, जो स्पर्म है वो एग के पास पहुंच चुका है, और साथ साथ क्या हो चुका है, फर्टिलाइजेशन भी हो गया है। फर्टिलाइजेशन के साथ साथ क्या हो गया है, इम्प्लांटेशन भी हो गया है। और इम्प्लांटेशन के बाद कौन सा टाइम चल रहा है, गेस्टेशन वाला टाइम चल रहा है। तो भाई गेस्टेशन के समय ये पूछा जा रहा है, इन सारी चीजें, जैसे गेमीट्स हैं तो भाई ओवा बनेगा तो उसमें कई हार्मोन्स लगेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है कि भाई ऐसा टाइम है, फर्टिलाइजेशन भी हो चुका है, मतलब निषेचन भी हो चुका है, अब चल रहा है गेस्टेशन, गर्भावस्था का समय चल रहा है। तो उस समय ओवरी कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, तो याद रखेंगे ये हार्मोन जो प्रोड्यूस करती है वो रिलैक्सिन करती है। क्यों करती है रिलैक्सिन हार्मोन, क्योंकि जो शिशु होता है वो एमेनिक फ्लूइड के अंदर बना रहता है, तो उसको एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, उसको एक तरीके से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, रिलैक्शन जो होता है, मतलब जो यूट्रस होता है, उस यूट्रस के अंतर्गत कि उस बच्चे को आसानी से, जिसको हिस्टेरा या वूम कहा जाता है, उसमें वो आसानी से रह सके, उसके लिए जो है ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिसको क्या कह रहे हैं हम, रिलैक्सिन कह रहे हैं। तो रिलैक्सिन हार्मोन है इसका आंसर करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट कनेक्ट द प्लेसेंटा टू द एम्ब्रियो। अब यहां पूछा जा रहा है कि भाई जो प्लेसेंटा होता है वो आपका एम्ब्रो से किसके थ्रू कनेक्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि भाई आपका पूरा के पूरे समय जो है एक गर्भनाल होती है जिससे शिशु जुड़ा हुआ होता है, अम्बिकल कॉर्ड, जिसको गर्भनाल बाद में काटी भी जाती है। तो ये जो प्लेसेंटा जो है वो किससे कनेक्टेड होती है, तो अम्बिकल कॉर्ड से होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो किससे कनेक्ट होगी, अम्बिकल कॉर्ड से, जिसको गर्भनाल कहा जाता है। और इसी से मैंने आपको बताया था यही स्टेम सेल होते हैं, और जिनके अंतर्गत ये ताकत है कि भाई उस बच्चे का कोई भी ऑर्गन खराब हो जाए उसको वापस से स्टेम सेल से बनाया जा सकता है। जैसे अभी हाल ही में आपने सुना कि भाई लालू प्रसाद यादव
की जो डॉटर थी उन्होंने उनको किडनी दी थी। अब क्यों दी गई उनके द्वारा? क्योंकि भाई फैमिली के जो लोग होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कई तरह के सेम होते हैं। मतलब जैसे कि हम देखने में अगर सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो देखने में माता पिता से काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो हमारे जो अंग होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं। तो अगर किसी का किडनी ट्रांसप्लांट करना है या फिर लिवर ट्रांसप्लांट करना है तो चेक किया जाता है कि भाई ये जो है मैचिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे डोनर ढूंढे जाते हैं। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी आ गई, स्टेम सेल जो टेक्निक है, इससे जो अम्बिकल कॉर्ड से उस परिवार को कोई भी, मतलब इस स्टेम सेल के अंतर्गत इतनी क्षमता है कि ये स्टेम सेल कोई भी ऑर्गन बना सकता है। ये हार्ट बना सकता है, ये ब्रेन बना सकता है, ये लिवर बना सकता है, इसमें पूरी क्षमता होती है। तो ये सारे चीजें बना सकता है। तो स्टेम सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, दैट इज अम्बिकल कॉर्ड, जिसको गर्भनाल कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट टिश्यू इज डिराइव फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब कौन सा उत्तक दो भिन्न जीवों से प्राप्त होता है, यहां पे पूछा गया है। भाई कौन सा उत्तक है? तो ये जो टिश्यू है, अगर हम अभी बात करें तो शिशु है अंदर, ये मतलब भ्रूण, मतलब एम्ब्रियो हो गया आपका, और ये एम्ब्रो जो है वो माँ से कनेक्टेड है। मतलब ये एक बच्चा है जो माँ के गर्भ में है, और ये किससे कनेक्टेड है? अपनी मदर से कनेक्टेड है। किसकी हेल्प से? अम्बिकल कॉर्ड से। और अम्बिकल कॉर्ड किससे कनेक्टेड है? प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा जो है वो क्या कर रहा है? वो दो ऑर्गेनिजम्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो प्लेसेंटा जो है, इसको अगर हम बात करें तो ये ऐसा उत्तक है जो किसको कनेक्ट कर रहा है? मदर को उनके बच्चे से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज बाइनरी फिजन। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी विखंडन से गुजरता है? देखिए मैंने आपको बताया था कि दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। मतलब आपका जो प्रजनन है वो दो तरह का है, एक है सेक्सुअल, एक है एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल के अंतर्गत मैंने बहुत सारे टाइप बताए थे, जैसे बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बताया था मैंने। तो यहाँ पर जो अमीबा था, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, जो अमीबा होता है एक सलीका जंतु, उसके अंतर्गत क्या होता है? बाइनरी विखंडन होता है। तो वो जब भी मरने वाला होता है तो वो एक का दो बन जाता है, उस एक से और दो बन सकते हैं। तो ये हमेशा क्या है? इमोर्टल कह दिया जाता है। इमोर्टल मतलब अमर टाइप का हो गया, कभी उसकी कोई वो चीज हो ही नहीं रही है, वो अपने अंदर से अलग अलग परिवर्तन कर सकता है। तो बाइनरी फिजन, एक भाग से दो चीजें निकल जाना। ऐसी कई मल्टीपल फिजन भी होता है, मतलब बाइनरी तो दो हुए, कई भागों में जो है विखंडन भी देखने मिलता है। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण नहीं है? ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है क्लास में। ऑफसेट की बात करें तो अलग से चीजें निकल जाना, शक्कर की बात करें जो मैंने आपको दिखाया भी था, केले के पत्तों में हो जाता है, राइजोम जैसे आपका अदरक वगैरह में निकलता है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन जो होता है ये बेसिकली एक तरीके का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं है, कायिक प्रवर्धन नहीं है, विखंडन नहीं है। तो फ्रेगमेंटेशन जो मैंने आपको बताया था कहाँ होता है? एल्गे वगैरह में होता है, जैसे तालाबों के ऊपर हरी चादर जो बनी होती है उनके अंदर विखंडन का प्रोसेस ज्यादा देखने मिलता है। फिर पूछा गया है व्हाट इज बडिंग आल्सो कॉल्ड इन ईस्ट। मुकुलन को ईस्ट में क्या कहते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। टोरुलेशन कहा जाता है उसको, टोरुलेशन कहते हैं। जो ईस्ट जो होता है उसी में से एक चीज निकल जाती है, फिर ये जो है और ग्रो करने लगती है, फिर और बड़ी हो जाती है, फिर ये यहाँ पर दो तरीके की जो है ईस्ट बन जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है? टोरुलेशन होता है। अगला क्वेश्चन है फ्लावर्स विद बोथ एंड्रोशियम एंड जिम्नोशियम आर कॉल्ड। पुमंग और जायंग दोनों पुष्प, दोनों वाले पुष्प क्या कहलाते हैं? पुमंग मतलब पुरुष जननांग, जायंग मतलब मादा जननांग। जिस पुष्प के अंतर्गत दोनों ही चीजें होंगी वो कैसा होगा? बायसेक्सुअल फ्लावर होगा। वो कैसा होगा? उभयलिंगी फूल होगा या उभयलिंगी पुष्प कहलाएगा। कौन सा? जिसके अंदर पुमंग भी हो, जिसके अंदर जायंग भी हो, जिसमें एंड्रोशियम भी हो और जिम्नोशियम भी हो। ये दोनों वाले पुष्प क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी। लेकिन अगर किसी में केवल पुमंग हो, मतलब किसी में एंड्रोशियम ही हो, तो वो क्या कहलाएगा?
या केवल जायांगी हो, जिम्नोशियमी हो तो क्या होगा, वो एक लिंगी फूल कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। लेकिन दोनों ही सेक्स आ गए तो बाइसेक्सुअल हो जाएगा, उभयलिंगी फूल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? मतलब पराग कोश का वर्तिकाग्र से पराग कणों पर जो पोलन है वो एंथर से स्टिग्मा जाएगा तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? पॉलिनेशन कहा जाएगा, परागण कहा जाएगा। और परागण भी दो तरह के मैंने आपको बताया था, पॉलिनेशन भी दो तरह के होते हैं। एक पॉलिनेशन होता है जिसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है, एक स्व परागण होता है, एक पर परागण होता है। तो पॉलिनेशन में यही चीज होती है कि भाई एंथर स्टिग्मा की तरफ जाता है। इसके बाद द फ्यूजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस विद द मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस इज नोन एज, मादा जनन केंद्रक का नर जनन केंद्रक से संलयन क्या कहलाता है? फ्यूजन क्या कहलाता है? तो इसी चीज को निषेचन कहा जाता है, इसी चीज को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल, ये हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक विशेषताओं के लिए जिम्मेदार है। अब भाई क्या होती है हमारे अंतर्गत? दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब प्राथमिक लैंगिक विशेषताएं, और एक होती है द्वितीयक। तो जैसे ही हम जन्म लेते हैं वैसे प्राइमरी होता है, तो मेल के पास टेस्टिस मिलेंगे, स्कॉर्टम बैग मिलेगा, यूरेथ्रा मिलेगा, ये सारी चीजें प्राइमरी हैं। लेकिन सेकेंडरी क्या हो गई? सेकेंडरी एक एज के बाद आवाज में बदलाव आना, आपका आर्म पिट्स जो होते हैं, काख में बाल आना, प्यूबिक रीजन्स में बाल उगना, इसके अलावा जो है स्पर्म का प्रोडक्शन करना चालू हो जाना, ये सारी चीजें जो है मेल्स के अंतर्गत होती हैं। किस हार्मोन के कारण होती हैं? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन के कारण होती है। तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन और आपका एस्ट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके द्वितीयक लक्षण के लिए। इसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अटेन मैच्योरिटी ड्यूरिंग, किसके दौरान प्रजनन अंग परिपक्वता जो है प्राप्त कर लेते हैं? मेंस्ट्रुएशन में, गेस्टेशन में या एडोलेसेंस पीरियड में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भाई जब किशोर अवस्था आती है, जिसको प्यूबर्टी में मैंने आपको बताया था, यौवनारंभ भी कहा जाता है, उस अवस्था में, किशोरावस्था की अवधि में जो प्रजनन अंग होते हैं वो मैच्योरिटी परिपक्वता प्राप्त करते हैं। पीरियड ऑफ डैश नोन एज एडोलेसेंस, किस अवधि को किशोर अवस्था के रूप में जाना जाता है? तो भाई एक समय काल होता है जब सारे पुरुष और महिलाओं के अंतर्गत द्वितीयक लैंगिक लक्षण देखने मिलते हैं, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर इवॉल्व होती है। वो कौन सी एज होती है? 11 से 19 ईयर्स। तो इस किशोर अवस्था कहा जाता है 11 से 19 साल की अवस्था को। इसके बाद मेल हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, पुरुष हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो भाई ये होते हैं लेडिक सेल के द्वारा। मैंने आपको बताया था लेडिक सेल, जिनको इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है, ये कहाँ पे मिलते हैं? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास ही देखने मिलते हैं, एपिडिडाइमस में। तो ये मैंने आपको बताया हुआ था कि दो आप बॉडी में क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं, और टेस्टिस के ही ऊपर एपिडिडाइमस, और यहीं पर एपिडिडाइमस के पास दो तरह के सेल, एक सर्टोली सेल और एक आपका लेडिक सेल, ये पढ़ाया हुआ है, ध्यान से आप देखेंगे। तो भाई जो मेल हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है वो लेडिक सेल के द्वारा हो रहा है। इसके अलावा डैश कंट्रोल द चेंजेस ऑकरिंग ड्यूरिंग एडोलेसेंस, किशोर अवस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित कौन करता है? क्या एंजाइम करते हैं, लिम्फ्स करते हैं, लसिकाएं करती हैं? तो नहीं, इसको कौन रेगुलेट करता है? हार्मोन्स करते हैं। तो हार्मोन किशोर अवस्था में जो बदलाव आते हैं वो हार्मोन्स के द्वारा पूरी तरह से मैनेज होते हैं। अनदर नेम ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? तो उसी का नाम है कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है? एक चिकना पदार्थ निकालता है जिसको लुब्रिकेंट्स भी कह सकते हैं हम, जिसके कारण क्या होता है? जो यूरेथ्रा होता है मेल के अंदर, इस यूरेथ्रा के अंतर्गत एसिडिक यूरिन भी निकलता है और बेसिक कंटेंट जो होता है दोनों निकलते हैं। तो वो मार्ग सही से सारी चीज़ों को पास आउट करे, यूरिन को भी पास आउट करे, सीमेन को भी पास आउट करे, स्पर्म को भी बाहर निकाले, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से भी चीज़ें निकाले, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से भी निकाले, सेमिनल वेसिकल से भी निकाले। तो उसके लिए कॉपर्स ग्लैंड मदद करती है, जिसको आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन मैन क्रिप्टोकॉर्डिज्म इज द कंडीशन व्हेन, मनुष्य में क्रिप्टोकॉर्डिज्म वो स्थिति होती है जब क्या होता है? जो एक स्कॉर्टम बैग होता है मेल के अंदर,
ये स्कॉर्टम सैक बाहर निकलकर नहीं आता। मैंने आपको बताया था 7वें मंथ की प्रेगनेंसी में माँ के पेट के अंतर्गत एक हार्मोन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसके कारण जो टेस्टिस होते हैं वो डिसेंड कर जाते हैं। नहीं करते हैं तो उस चीज़ को क्रिप्टोकॉर्डिज्म या हाइपरथर्मिया कहा जाता है, और ये वृषण अंडकोश में जब नहीं उतरते हैं तब की कंडीशन होती है। तो टेस्टिस डज नॉट डिसेंड इनटू द स्कॉर्टम, देन दैट कंडीशन इज नोन एज क्रिप्टोकॉर्डिज्म या हाइपरथर्मिया, क्योंकि स्पर्म बनने के लिए बॉडी में ज़रूरी है कि शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री तापमान कम मिले। तो ये व्यवस्था 7वें महीने में ही हो जाती है। इसके बाद देयर आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नोन एज सर्टोली सेल। शुक्रजनक नालिकाओं में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें सर्टोली कोशिकाएं कहती हैं, और ये क्या होती हैं? ये प्रोटेक्टिव सेल्स होती हैं। ये पोषण भी देती हैं, सुरक्षा भी देती हैं, और स्पर्म जो है ग्रो कर सके उस तरीके की चीज होती है। स्पर्मेटोजोनिया के लिए जो सर्टोली सेल बहुत मददगार होते हैं। विच ऑफ दीज एन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन मेल मैमल्स? इनमें से कौन सा नर स्तनधारियों में एक सहायक प्रजनन ग्रंथि है? तो भाई प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इनके अंतर्गत देखने मिलता है नरों के अंदर। मेल्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। इसके अलावा द स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व्स, मसल्स फाइबर्स एंड अ टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड। अंडाशय के स्ट्रोमा में रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं, मांसपेशियां, फाइबर और एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इसको क्या कहा जाता है? इसी को कोलेजन कहा जाता है। तो ये जो है, क्योंकि अंडाशय जो होता है वो बहुत पोषक होता है, क्योंकि उसको क्या करना है? निषेचन करना है। तो निषेचन के लिए उसके अंदर पोषण, न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो ओवरी होती है इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स, मसल्स फाइबर्स और टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिसको कोलेजन कहा जाता है। इसके अलावा द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन प्रणाली का प्राथमिक अंग कौन सा है? तो उसको अंडाशय कहा जाता है, ओवरी कहा जाता है। यहीं से क्या निकलेगा? ओवा निकलेगा। इस प्रोसेस को कहा जाएगा oogenesis। स्पर्म का निकलना स्पर्मेटोजेनेसिस, और दोनों के अंतर्गत इन चीजों का बनना गैमेटोजेनेसिस। तो ये गैमेटोजेनेसिस जब स्पर्म मेल के अंदर होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के अंदर होगा तो oogenesis। और कहां से होगा? ओवरी से होगा। इसके अलावा द फेलोपियन ट्यूब्स आर आल्सो कॉल्ड एज ओविडक्ट्स। फेलोपियन ट्यूब को ये क्या कहा जाता है? ओविडक्ट कहा जाता है, डिंबवाहिनी कहा जाता है। इनफंडिबुलम, ऑस्टियम, एम्प्यूला, इस्थमस, ये सारी चीजें उसी के अंतर्गत होती हैं। इसके अलावा द ओवेरियन मेडुला कंटेन्स मेनी राउंडेड ओवल बॉडीज कॉल्ड ओवेरियन फॉलिकल्स। तो इसमें क्या होती हैं? डिम ग्रंथि कूप होती हैं, डिम ग्रंथि मेडुला में। तो मैंने आपको बताया था जो ओवरी होती है इसमें 2 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली को कॉर्टेक्स कहा जाता है, अंदर वाली को मेडुला कहा जाता है। यहीं से आपका हॉर्मोन्स वगैरह भी निकलते हैं, और इन्हीं के पास क्या होते हैं? जो ओवा बनाते हैं ऐसे फॉलिकल्स देखने मिलते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स। द ओपनिंग ऑफ द इनफंडिबुलम इनटू द बॉडी कैविटी इज नोन एज। इनफंडिबुलम का शरीर गुहा में खुलने का स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसी चीज को ऑस्टियम कहा जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि भाई कैसे एक ओवरी जो होती है कनेक्टेड होती है, और ओवरी के पास ही यहाँ पे फिम्ब्रे होता है। फिम्ब्रे से मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑस्टियम होता है जो इनफंडिबुलम का ही पहला रास्ता होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टियम। इसके बाद द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड, जो लास्ट पार्ट होता है उसको इस्थमस कहा जाता है। डिंबवाहिनी का अंतिम हिस्सा इस्थमस, शुरुआती हिस्सा फिम्ब्रे, इनफंडिबुलम, ऑस्टियम, एम्प्यूला, इस्थमस, ये सारी चीजें जो है उसी से जुड़ी होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इस्थमस हो जाएगा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिसेशन? निम्नलिखित में से कौन सी एक झिल्ली है जो विकासशील भ्रूण को सूखने से बचाती है? तो देखिए क्या होता है, जब गर्भ में बच्चा रहता है तो वो एक फ्लूइड में तैरता रहता है। ये फ्लूइड लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? एमिनियन फ्लूइड, जिसको भ्रूणा आवरण कहा जाता है। तो ये जो भ्रूणा आवरण है, एमिनियन फ्लूइड जो होता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस याद रखना है एमिनियन फ्लूइड होता है। कई तरह की प्रैक्टिस में जो नए डॉक्टर्स होते हैं वो एमिनियन फ्लूइड से भी जो है लिंग परीक्षण कर देते हैं। इसको बैन किया गया है। हमारे यहाँ कुछ एक्ट्स चलते हैं, जैसे MRTP एक्ट है 1971 का, उसके तहत जो है किसी भी तरह से लिंग जांच जो है वो कानूनी अपराध रखा हुआ है। तो वो भी एक चीज़ इससे होती है, वो एमिनियन फ्लूइड भी होता है, या कई बार सोनोग्राफी से भी पता किया जाता है। तो होप सारे क्वेश्चंस आपको समझने आए होंगे। इनको बहुत अच्छे से जो है कॉपी कर लेंगे आप, और इनको अपने पास सेट बना के रख लेंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी टॉपिक्स लगते हैं, इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझे बता देंगे। इसके अलावा लेक्चर की PDF यहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, जिन्होंने भी चैप्टर पढ़ा हुआ है उनके लिए। बाकी
कोई भी तरह की चीजें तो कमेंट सेक्शन में तो आप पूछ ही सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।